प्यारे बच्चों, आज हम इसमें पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.4। इसका पहला प्रश्न है, बताइए कथन सत्य है या असत्य। तो इसमें हमें जो हमने समांतर जितने भी प्रकार के चतुर्भुज पढ़े हैं इस पाठ में, उन सबकी विशेषताओं को याद करते हुए जो है प्रश्नों को हल करना है, क्योंकि वही जो विशेषताएं हैं वो हमें सहायक होंगी यहाँ प्रश्नों के हल जानने में। तो प्रश्न है, बताइए कथन सत्य है असत्य। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो है, सभी आयत वर्ग होते हैं। तो यहाँ पूछा गया कि क्या सारे आयत वर्ग होते हैं। वर्ग की विशेषता क्या होती है कि उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन आयत में तो सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो जब आयत की चारों भुजाएं बराबर ही नहीं होंगी तो वर्ग कैसे होगा। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है, गलत है। फिर है, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज भी होते हैं। तो ये कथन हमारा सत्य है। क्यों है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है कि उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। तो समचतुर्भुज में तो चारों ही भुजाएं बराबर होती हैं, तो सम्मुख भुजाएं अपने आप बराबर होगी और साथ ही वो समांतर भी होती हैं। तो ये कथन हमारा सत्य है, क्योंकि समचतुर्भुज जो होता है एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज ही होता है। नेक्स्ट है सी वाला क्वेश्चन, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। तो वर्ग जो होता है उसमें समचतुर्भुज, आयत, समांतर चतुर्भुज सभी की विशेषताएं होती हैं। तो ये कथन भी हमारा सत्य है। समचतुर्भुज इसलिए है क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती है, तो वर्ग जो है वो समचतुर्भुज होता है। और साथ ही आयत इसलिए है क्योंकि वर्ग के चारों कोण क्या होते हैं, 90-90 के होते हैं, और आयत के भी चारों कोण 90-90 के होते हैं। और साथ ही आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर होती ही हैं, और साथ ही उसके सारे कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं, तो वो आयत भी होता है। डी वाला क्वेश्चन है, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। तो ये फॉल्स है, क्योंकि वर्ग जो है वो सभी के क्राइटेरिया पूरे करते हैं, यानी वो समांतर चतुर्भुज भी होता है, वो आयत भी होता है, वो समचतुर्भुज भी होता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो गया। इन्होंने कहा है कि वर्ग जो है समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता, तो ये गलत है, क्योंकि वर्ग समांतर चतुर्भुज होता है। ई वाला स्टेटमेंट है, सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं। पतंग का जो है हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। पतंग में क्या होता है, इस तरीके का जो शेप होता है, तो पतंग की जो ये भुजा होती है ये इस भुजा के बराबर होती है, और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होती है। तो इसके सिर्फ अगल बगल की भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, गलत है। सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये इस वाले का जस्ट उल्टा है, क्योंकि समचतुर्भुज जो होते हैं वो रोम्बस उनको हम कहते हैं इंग्लिश में। तो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। जो चारों बराबर हैं तो आसन्न भुजाएं तो बराबर होंगी, यानी ये भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। तो ये समचतुर्भुज जो है वो पतंग की जो विशेषता है उसको पूरा करता है, इसलिए ये कथन सत्य है। सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। समांतर चतुर्भुज में भुजाओं के दोनों जोड़े समांतर और बराबर होते हैं, जबकि समलंब में भुजाओं का सिर्फ एक जोड़ा समांतर होता है। तो समांतर चतुर्भुज में चूंकि दोनों जोड़े समांतर हैं, तो ये समलंब की विशेषता को पूरा कर रहा है, यानी उसके लिए तो सिर्फ एक चाहिए था, भुजाओं का जोड़ा। तो यानी समांतर चतुर्भुज जो है वो समलंब होता है, तो ये ट्रू हो गया। फिर सभी वर्ग समलंब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी वर्ग समलंब होते हैं। तो वर्ग में भी यही विशेषता जो समलंब की विशेषता है कि उसकी आसन्न भुजाओं का एक जोड़ा क्या होता है, समांतर होता है, वो पूरी होती है, इसलिए ये कथन भी क्या है, सत्य। क्योंकि वर्ग में भी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती हैं, जो इसकी विशेषता को पूरा करता है, तो यानी ये कथन सत्य है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए। यानी हमें ऐसे चतुर्भुज बताने हैं जिनमें पहला स्टेटमेंट है, चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों। तो चारों भुजाएं बराबर किस किस में होती हैं, कौन कौन से चतुर्भुज में। एक तो होता है वर्ग, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, और दूसरा होता है समचतुर्भुज। वर्ग और समचतुर्भुज लगभग एक ही जैसे हैं, बस इनमें थोड़ा सा अंतर है कि वर्ग का प्रत्येक कोण जो होता है समकोण होता है, और इसमें ऐसा नहीं होता है। बाकी दोनों की भुजाएं जो होती हैं वो चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। फिर अगला है चार समकोण, ऐसे चतुर्भुज जिनके चारों कोण क्या हों, समकोण। क्योंकि चतुर्भुज में चार ही कोण होते हैं और चारों के चारों कोण समकोण हो, तो ऐसा पॉसिबल है सिर्फ वर्ग में। और दूसरी जो चतुर्भुज है वो है आयत। तो वर्ग और आयत ऐसे चतुर्भुज हैं जिनमें चारों कोण समकोण होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, बताइए कैसे एक वर्ग, यानी वर्ग की हमें विशेषता बतानी कि कैसे वो एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज क्यों है, वर्ग में क्या होती है,
4 भुजाएं होती हैं। तो 4 भुजाओं वाली आकृति हम जानते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। इसलिए ये इसका स्पष्टीकरण हो गया कि वो चतुर्भुज क्यों है, क्योंकि उसमें 4 भुजाएं होती हैं। अगला है एक समांतर चतुर्भुज क्यों है वर्ग। समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या है कि उसके जो सम्मुख भुजाओं के युग्म होते हैं वो परस्पर समांतर और बराबर लंबाई के होते हैं, और ये विशेषता वर्ग में पाई जाती है, इसलिए वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है। तो वर्ग के सम्मुख भुजाओं के युग्म क्या होते हैं, परस्पर समांतर बराबर लंबाई के होते हैं, इसलिए वो समांतर चतुर्भुज है। समचतुर्भुज होने का कारण, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं और इसके विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। यह विशेषता होती है समचतुर्भुज की, जिसको वर्ग पूरा करता है, इसीलिए वर्ग क्या है, एक समचतुर्भुज भी है। अगला है कि वर्ग कैसे एक आयत है। तो आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, और हम जानते हैं कि वर्ग में भी प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है, तो ये एक आयत भी हो सकता है। 4th क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण, ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण पहला एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, सिर्फ समद्विभाजित करते हैं, ऐसा चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज, जिसमें विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, 2 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। दूसरा, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक होते हैं। थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं कि समद्विभाजित तो कर ही रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं कि जहाँ पर वो समद्विभाजित कर रहे हैं वहाँ पर कैसा होना चाहिए, इस तरीके से 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, लंब पर वो एक दूसरे को समद्विभाजित करें। तो ऐसा चतुर्भुज होता है समचतुर्भुज, जिसके विकर्ण एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। और तीसरा, ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण बराबर हो, तो वो आकृति होती है आयत, यानी आयत ही वो आकृति है जिसमें जो विकर्ण होते हैं वो बराबर लंबाई के होते हैं। 5वां प्रश्न है, बताइए एक आयत कैसे एक उत्तल चतुर्भुज या उत्तल बहुभुज है। तो आयत को उत्तल बहुभुज या उत्तल चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमें ये पहले पता होना चाहिए कि उत्तल बहुभुज होता क्या है। तो आइए उसकी परिभाषा पर गौर करते हैं। उत्तल बहुभुज की परिभाषा के अनुसार, पहला पॉइंट, किसी उत्तल बहुभुज के विकर्णों का कोई भी भाग उसके बहिर्भाग में स्थित नहीं होता है। यहाँ मैंने एक आयत की आकृति बनाई है, इसमें मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी कि उत्तल बहुभुज के जो विकर्ण होते हैं उनका कोई भी भाग जो होता है उसके बहिर्भाग में स्थित नहीं होता है, यानी कहाँ होता है, उसके उस आकृति के अभ्यंतर यानी अंदर ही स्थित होता है। तो विकर्ण क्या होते हैं, जब हमने अपोजिट कॉर्नर्स को आपस में मिलाया, यानी ए को हमने सी से मिलाया तो ये हमें पहला विकर्ण प्राप्त हुआ, और बी को हमने कहाँ मिलाया, डी से मिला दिया नीचे, तो हमें ये दूसरा विकर्ण प्राप्त हुआ। तो ये दोनों हमारे विकर्ण हैं, और ये विकर्ण जो है यहाँ से शुरू होकर यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है, और ये वाला विकर्ण यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यानी इसका कोई भी भाग जो है इस आकृति के बाहर नहीं जा रहा है। तो पहली जो इसकी परिभाषा की जो पहली डिमांड है वो यहाँ पे पूरी हो रही है आयत में, कि इसके विकर्णों का कोई भी भाग उसके बहिर्भाग में हमें नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी जो कसौटी है उत्तल बहुभुज होने की वो ये है, बहुभुज के अभ्यंतर में स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उस बहुभुज के अभ्यंतर में स्थित होता है। बहुभुज मतलब होता है त्रिभुज, सबसे छोटा बहुभुज होता है त्रिभुज। त्रिभुज से आगे को जो भुजाओं की संख्या बढ़ती रहती है, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, तो वो सारे किस कैटेगरी में आते हैं, बहुभुज की ही कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है उत्तल बहुभुज की वो सभी पे लागू होती है। तो उत्तल बहुभुज के अभ्यंतर में स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उस बहुभुज के अभ्यंतर में स्थित होता है। तो इस डेफिनेशन को मैं यहाँ थोड़ा प्रैक्टिकली समझाती हूँ। सपोज एक बिंदु है ये और एक बिंदु है ये, तो इनको जैसे जो मिलाने वाला रेखाखंड है वो आपका, ये सपोज P बिंदु था, Q बिंदु था, तो रेखाखंड PQ जो है वो कहाँ है, आकृति के अंदर ही स्थित है। यही ये डेफिनेशन कह रही थी कि किन्हीं भी 2 बिंदुओं को अभ्यंतर में स्थित यानी अंदर स्थित किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उस बहुभुज के अभ्यंतर में ही स्थित होगा। ठीक है, अगर ऐसा होता कि इस आकृति के अंदर कोई 2 बिंदु थे और रेखाखंड हमारा बाहर चले जाता, तो उस केस में फिर ये उत्तल बहुभुज नहीं रह पाता। जैसे इस तरीके की जो आकृति होती है, तो ये हमारा एक बहुभुज है, बहुभुज नहीं से एक आकृति कहेंगे सिंपल, तो बंद आकृति, इसमें एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो इनको मिलाने वाला रेखाखंड क्या है, इस आकृति से बाहर चले जा रहे हैं, तो ये क्या है, उत्तल बहुभुज नहीं है। तो चूंकि आयत उपरोक्त दोनों कसौटियों पर खरा उतर रहा है, तो आयत एक उत्तल चतुर्भुज या उत्तल बहुभुज है। अब इसका लास्ट प्रश्न है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है और O समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है।
बताइए कैसे बिंदु O बिंदु A, B और C से समान दूरी पर स्थित है। बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई हैं। तो हमें मेनली जो यहाँ पे दिया गया है वो क्या दिया है डिटेल कि ABC, ये बिंदु A है, ये B है और ये C है। ABC जो है हमारे पास कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। हम इस मेनली पहले इस फिगर को लोकेट करेंगे कि हमारा समकोण त्रिभुज है। इससे बाहर के भाग को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। और इसमें जो O है वो समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु, यानी जो बिंदु है समकोण की सम्मुख भुजा कौन सी होगी, AC। इसका मध्य बिंदु क्या है, O। तो हमें ये दिखाना है कि O जो है बिंदु A से, बिंदु B से और बिंदु C से समान दूरी पर स्थित है। मैंने यहाँ पे लिखा है चूंकि O भुजा AC का मध्य बिंदु है अतः OA बराबर OC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो यहाँ पर दिया है कि O क्या है, मध्य बिंदु है, तो यानी O से A का डिस्टेंस और O से C का डिस्टेंस क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। मध्य बिंदु भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है और दोनों ही क्या होंगे, पूरी भुजा AC के आधे आधे के बराबर होंगे। अब इन बिंदुओं की सहायता से इनको जब आगे बढ़ाया गया तो हमने ये देखा कि ये जो आकृति है वो किसका रूप ले रही है, एक आयत का रूप ले रही है। और आयत में हमें पता है कि चूंकि जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं, बराबर लंबाई के होते हैं, तो हम लिखते हैं चूंकि आयत का नाम है ABCD, आयत ABCD में विकर्ण AC इज इक्वल टू विकर्ण BD। ठीक है, AC और BD की लंबाई बराबर है और साथ ही ये एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। तो OB और OD यानी O से B का डिस्टेंस और O से D का डिस्टेंस दोनों बराबर भी होंगे। साथ ही ये पूरी विकर्ण BD का क्या होगा, हाफ होगा। तो ये दोनों किसके बराबर हैं, हाफ ऑफ BD। ये इक्वेशन हमने 1 मान ली, ये इक्वेशन हमने 2 मान ली। तो 1 और 2 से हमें जो रिलेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, या 2 हम इसे मान लेते हैं और इसे हम 3 मान लेते हैं। तो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 से हमने देखा कि AC BD आपस में बराबर हैं, OA OC बराबर थे, OB OD बराबर थे। तो OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OD। ऐसा हमने कैसे लिखा कि ये दोनों जो भाग थे वो बराबर थे किसके, 1/AC के, 1/2 AC के, और ये दोनों जो भाग थे वो बराबर थे 1/2 BD के। चूँकि AC और BD आपस में बराबर हैं, इसका मतलब क्या है कि ये AC के दोनों भाग BD के दोनों भागों के बराबर होंगे। तो इसका मतलब है कि O से A का डिस्टेंस और O से C का डिस्टेंस और O से B का डिस्टेंस जो हमें सिद्ध करना था कि बिंदु O जो है वो बिंदु A से, B से और C से, OA, OB और OC ये तीनों क्या हैं, बराबर हैं, जो हमने सिद्ध कर दिया है। तो यहाँ पर आप नीचे एक कोई लाइन लिख देंगे जो हमें सिद्ध करनी थी, अर्थात O बिंदु A, B व C से समान दूरी पर स्थित है। तो इस वीडियो में इतना ही। हमने इसमें प्रश्नावली 3.4 के सभी प्रश्नों को हल किया है। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।